अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, ये बात कहूँगा और फिर कुमार प्रशांत जी को हम लोग सुनेंगे। आप जानते हैं जैसा कि आज का विषय है गांधी का लोकतंत्र, तो उस पर कुमार जी बात करेंगे। तो मैं अंकित से निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो अभिनंदन कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था करें खुद आके। तो व्यवस्था कर रहे हो ना, बोलिए आप। व्यवस्था में कर रहे हो। आप सबको नमस्ते, जय जगत। जैसा कि आप सबको पता है कि आज कुमार प्रशांत जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य और गौरव का विषय है कि आप आए हैं। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि आप आएँ और हम लोग कोई बड़ा आयोजन करें, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा और कैसा रख पाए। लेकिन अचानक अभी मैंने आपसे बात भी की तो आपने कहा आप लोगों ने पकड़ लिया, अचानक कैसा हुआ है। बाकी तो खैर जो भी है बहुत अच्छा हुआ। हम लोग 2 दिन से जब पता चला कि आप आने वाले हैं तो बहुत उत्साहित थे कि आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और दादाजी लगातार सोच रहे थे कि कैसे इस कार्यक्रम को किया जाए, आपका कैसे सम्मान किया जाए, ये सब ज़्यादा सोचने में लगे थे, जबकि ऐसा कोई तामझाम और वाली बात थी नहीं। लेकिन फिर भी हम सब ये स्वीकार करते हैं कि आज देश और दुनिया में गांधी मार्ग के माध्यम से और आपके विचार के माध्यम से जो गांधी की बात पहुंच रही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम सब महसूस भी करते हैं कि आज के दौर में यदि गांधी को कोई बहुत अच्छे तरीके से रख पा रहा है, गांधी की प्रासंगिकता को व्यक्त कर पा रहा है, तो आदरणीय कुमार प्रशांत जी हैं। आदरणीय कुमार प्रशांत जी के बारे में आप सब जानते हैं कि वो गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय युवा संगठन के नाम से उनने नौजवानों की फौज पूरे देश में खड़ी की है। उस फौज के हम सब अनुयायी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। तो आज गांधी भवन में मैं आप सब का स्वागत करने के साथ साथ आदरणीय कुमार प्रशांत जी का भी अभिनंदन करता हूं और आदरणीय दयाराम नामदेव जी से जो वरिष्ठ गांधीवादी हैं और गांधी भवन न्यास के सचिव हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आदरणीय कुमार प्रशांत जी को गांधी जी की टोपी, सूतमाला और खादी का जैकेट पहनाकर उनका स्वागत करें। साथ में गांधी भवन न्यास के कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेश बादल जी, वरिष्ठ न्यासी अरुण डनायक सर और राकेश दीवान जी से भी निवेदन है कि आप भी कुमार प्रशांत जी का स्वागत करें। चलिए अपने परिवार में इस तरह का सम्मान बड़ा सुंदर और बहुत स्नेही रहता है। तो एक बार फिर कुमार प्रशांत जी का हम सब, आपने सुना होगा कि एक अनौपचारिक सा मित्रों का समूह है। कुछ 4-5 साल पहले हम लोग
बैठे थे हमारे मित्र हैं अजय कटारिया उनके दफ्तर में, और यही बात चली कि ऐसा कुछ करें जिससे कि विचार शून्यता टूटे। ये एक प्रश्न हमारे सामने लगातार रहता है कि हमारे समाज में लगातार और सब जो भी हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन विचार की कमी लगातार होती जा रही है। लगातार मतलब चाहे आप मीडिया देखें, चाहे फिल्में देखें, चाहे किताब देखें, विचार शून्यता बढ़ती जा रही है। तो हम अपनी तरफ से कुछ इसमें कोशिश कर सकते हैं क्या? तो हम ही लोग बैठे थे, मतलब कटारिया जी थे, रघुराज सिंह, मैं था और राजन कोठारी जी थे, ऐसे कुछ 5-6 दोस्त थे। तो ये हुआ कि अपन इसको लेके एक अनौपचारिक समूह शुरू करें जिसका नाम हम सब हो। हम सब यानी आप सब जो भी उसमें मौजूद है वो सब तय रहे, और उसके जिम्मे भी रहे कि वो कार्यक्रम तय करें और इस प्रक्रिया को हम लोग फिर चलाते चलें। तो करीब 3.5 साल हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया, जो बहुत अलग अलग प्रकार का था। मैं अभी कुमार प्रशांत जी को बता रहा था कि एक सीरीज़ हमने एक श्रृंखला की थी, हिंसक समय में गांधी। करीब 13 भाषण हुए थे और बहुत अलग अलग समझ, अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि के लोगों ने बात की थी और बहुत सुंदर वक्तव्य हुए थे। हमारी गलती या कमज़ोरी शायद ये रही कि हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हमारे पास वो संसाधन नहीं था उस समय, तो हमने उस तरह का रिकॉर्ड नहीं कर पाए, नहीं तो हम शायद उसको प्रकाशित भी कर सकते थे। इतना सुंदर वक्तव्य हुए। एक श्रृंखला हमने की थी आज़ादी के मायने, उसको लेके बहुत लोगों ने, वो भी उसमें भी 8-10 लोगों ने अपने वक्तव्य दिए थे और बहुत खूबसूरत वक्तव्य थे। फिर और बहुत सारी अन्य अन्य चीज़ें, अभी मैं किसी को बता रहा था कि 1984 जो जॉर्ज ऑर्वेल की बहुत ख्यात किताब है, उस पर हमने एक बातचीत रखी थी 3-4 मित्रों से। हमने कहा था कि आप तैयार करके बोलें, और बहुत ही गजब का वो हुआ। 1984 को आज के समय में देखना वो बहुत ही कमाल का अनुभव था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने हम सब के तहत करते रहे। इसमें ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि गांधी भवन साथ साथ चला। गांधी भवन नहीं होता तो शायद ये प्रक्रिया हम लोग कर भी नहीं पाते, क्योंकि गांधी भवन का एक बड़ा संसाधन हॉल है जिसमें हमको सुविधा प्राप्त हो जाती है, और नामदेव जी का आशीर्वाद रहता है, तो हम लोगों को इस प्रकार की प्रक्रिया में बहुत दिक्कत नहीं होती। तो ये बीच में किसी कारण से बंद हो गया, बहुत लंबे समय तक हम लोग वो कर नहीं पाए। विजय बहादुर जी का एक मैसेज आया है कि कुमार प्रशांत जी 22 तारीख को यहाँ मौजूद हैं और अपन 4-5 मित्र बैठ करके 10 मित्र कुछ गप्पे मारें, ऐसा करें। तो वो कुछ ऐसा बन गया, हम लोगों की आपस की बात हुई, फोना फोनी हो गई, कुछ हो गया, नामदेव जी से बात हो गई, तो ये तय हुआ कि चलो 22 को एक ठीक से सभा ही कर लेते हैं और हमारे हम सब को फिर से एक बार पुनर्जीवित कर लेते हैं। और फिर ये भी बात हुई कि उसकी एक श्रृंखला, लोग गांधी का लोकतंत्र विषय पर फिर एक श्रृंखला हम लोग चलाएं, और पहला भाषण उसका कुमार प्रशांत जी दें। उसके बाद फिर हम और 7-8 लोगों के हमने नाम तय किए, तो वो फिर आपको आगे हम लोग सूचित करते रहेंगे। तो इस तरह से हमने ये प्रक्रिया शुरू की, गांधी का लोकतंत्र। गांधी का लोकतंत्र क्यों, ये सहज मन में सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्यों, ये विषय क्यों लिया जाए। एक तो बहुत आपको ऊपर से दिखता ही है कि इस समय में गांधी लोकतंत्र को कैसे देखते, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं आज के इस लोकतंत्र में। तो वो एक विचार तो है ही, सबके मन में थोड़ी बेचैनी भी करता है वो। लेकिन एक दूसरी बात भी जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और जो मैं कुमार प्रशांत जी से निवेदन भी कर रहा हूँ, कि गांधी का 2 प्रकार का एक स्वरूप है। एक हिंदुराज में जो उन्होंने कहा कि बांझ और वेश्या है, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में उन्होंने ये बात की। तो एक तरफ तो उनका इतना तीखा, मतलब गांधी के लेखे में इतना तीखा मैं समझता हूँ बहुत ही शायद कभी भी नहीं होगा ऐसा कि कोई उन्होंने किसी को भी वेश्या और बांझ कहा हो, लेकिन उन्होंने इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। एक तरफ तो ये रहा। दूसरी तरफ गांधी का सारा अनुभव, जो वो खुद कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उनका सारा जीवन डेमोक्रेसी के बिना नहीं दिखता। उनकी तरह तरह की चीज़ें जो भी आप चाहें, मतलब घर बनाने से लेके, रिश्ते नाते पालने से लेके, आज़ादी के आंदोलन तक भरपूर और बहुत अंदर तक लोकतांत्रिक है। तो ये जो द्वैत है, ये जो द्वंद्व है, इस पर हम कुमार प्रशांत जी से समझना चाहते हैं। और यही हमारे मन में विचार आया कि गांधी का लोकतंत्र विषय पर अपन
जो अपने मित्रों से कहने वाले हैं, और कुमार प्रशांत जी उसमें सबसे पहले व्यक्ति हैं, तो वो इसको उस पर थोड़ा विचार करें और उस पर बात कर पाएँ। कुमार प्रशांत जी क्यों? एक तो जितना मतलब मैं अपनी तरफ से ही कह सकता हूँ कि इस समय, आज के समय में गांधी पर सर्वाधिक सुने और पढ़े जाने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो कुमार प्रशांत है। किसी भी प्रकार के भी माध्यम में, मतलब वो सोशल मीडिया हो या किताबें हों, मैगजीन्स हों, अखबार हों, भाषण हों, चर्चाएं हों, और इस लिहाज से कुमार प्रशांत जी असल में इंसाइक्लोपीडिया से व्यक्ति हैं। मतलब कुछ हम सभी के दोस्तों को कुछ संकट होता है तो हम तत्काल उनको धक्का देते हैं कि सर ये बताइए आप। तो इस प्रकार का एक बड़ा लंबा उनका रहा है, और ये इन दिनों में आप देखेंगे कुमार प्रशांत जी का वो एक महत्व हम सबके सामने बना ही हुआ है। दूसरी बात जो है, जो कुमार प्रशांत जी की बातचीत से समझ में आती है कि वो आपको उत्साहित करते हैं, प्रोवोक करते हैं सोचने के लिए। उनका ऐसा, उनके वक्तव्य में, उनके लिखे में, उनके भाषण में एब्सोल्यूट कोई अंतिम सत्य नहीं है। वो आपको प्रेरित करते हैं, आपको उकसाते हैं कि ज़रा इस तरह से भी देखने की कोशिश करो। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि एक विचारवान व्यक्ति आपको बताए कि आप थोड़ा सोचिए, अपनी दुनिया के बारे में सोचिए, अपने आसपास के बारे में। तो इसलिए कुमार प्रशांत जी नंबर 2 एक ये बात है। और तीसरी बात, मैं बहुत सालों से जानता हूँ कुमार प्रशांत जी, हम लोगों की बहुत सारी मित्र मंडली रही है, उसमें शामिल रहे, तो वो उन लोगों में थे, जैसे जेपी के साथ जो सबसे पहले 6 लोगों की टीम गई थी सहरसा, उस सहरसा टीम में थे। और बिहार आंदोलन जो था उसकी बिल्कुल, मतलब उसकी शुरुआत समझ लीजिए, जैसे कहते हैं आपके नारियल फोड़ने वालों में ये कुमार प्रशांत जी, जानकी बहन, किशोर शाह, कुमार शुभमूर्ति वगैरह, ऐसे 6 लोगों की एक बड़ी टीम थी जो जेपी के साथ गए थे और शुरू किया था वहाँ काम। और फिर ये सहरसा सघन क्षेत्र बनाया गया था क्योंकि उस समय वहाँ नक्सल आंदोलन का बहुत प्रभाव था, और उसमें जाके काम किया। तो कुमार प्रशांत जी का उस प्रकार का है कि मतलब जो उन्होंने कहा या जो वो कहेंगे वो अपने जीवन के निजी अनुभवों से बहुत जोड़ता हुआ दिखता है, उनके जीवन में, उनके संघर्षों से, और कैसी संसार बना उससे। तो वो एक अपने आप में एक बहुत महत्व की बात है उनको सुनना। और चौथी और अंतिम बात यह है कि वो मीडिया वाले हैं, लिखने पढ़ने के माहिर हैं, बड़ी देश की जो नवनीत, धर्मयुग वगैरह के संपादक रहे हैं, जो बड़ी पत्रिकाएं रही हैं एक ज़माने में, और अभी भी लगातार सतत लेखन है उनका। हम लोगों को, मैं तो सप्रेस में हूँ तो मैं हमेशा उनके लेख का उपयोग करता रहता हूँ। तो इसलिए हम लोगों ने ये 2 जोड़ आपको मैंने बताए कि गांधी का लोकतंत्र और कुमार प्रशांत का वक्तव्य। अब मैं कुमार प्रशांत जी से निवेदन करूँगा कि वे अपनी बात रखें, और मैं सोचता हूँ कि हम में से कुछ लोग अगर कुछ जोड़ना चाहें या कुछ शंका हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ 10 मिनट 5 मिनट की बातचीत रखेंगे। तो मैं आदरणीय कुमार प्रशांत जी को अवश्य मिलूँगा। आप मन बैठ के बोलेंगे तो मैं निकाल देंगे। इतनी सारी बड़ी भूमिका के बाद बोलना बहुत कठिन काम होता है। जो अपने बारे में मैं खुद नहीं जानता हूँ, वो जब कोई दूसरा बता देता है तो और मुश्किल होती है। मैं चाहता तो ऐसा ही था कि भोपाल उतर कर चुपचाप सागर चला जाऊँगा, इसलिए मैंने किसी को खबर भी नहीं की थी कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन पता नहीं ये बात कैसे विजय बहादुर जी के मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उन्होंने सबको खबर कर दी। और
अचानक ही मैं पकड़ लिया गया है। ऐसा माहौल देश में बनता जा रहा है जिसमें सबसे मुश्किल आपस में बातचीत करना होता है। इसलिए बातचीत करने का कोई मौका हो तो उस मौके पर अपने को पीछे नहीं करना चाहिए। ऐसा ही मान करके मैंने राकेश जी की बात स्वीकार करी कि आप उनसे बात करूँगा। आप लोगों को शायद अंदाज नहीं हो, लेकिन मुझको काफ़ी अंदाज है इस बात का कि आप सब जो यहाँ आए हैं, ये वक्त की अदालत में गवाही देने जैसी बात है। एक ऐसा दौर है ये जिसमें अपराध तो बहुत हैं, गवाह कोई नहीं है। तो हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब लोग इस वक्त के गवाह के तौर पे दर्ज किए जा रहे हैं। और मैं जब ये कह रहा हूँ तो इसका खतरा क्या है आप लोग समझ सकते हैं। हम लोगों ने कभी ये दौर देखा नहीं, जो एक छोटा सा दौर 74-77 के दौर में हुआ, जिसकी लड़ाई एक तरह की हुई, उस दौर में और आज के दौर में बहुत बड़ा फर्क है। यूरोप में होते तो शायद यूरोप वाले लोग उसको बहुत आसानी से समझ जाते कि क्या हो रहा है। हम लोग इसको कुछ अलग तरह से देख रहे हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग इसको ठीक से समझें कि लोकतंत्र में सामान्य तौर पे सत्ताओं का आना जाना, सरकारों का बनना बिगड़ना, पार्टियों का जीतना हारना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है। ये होती रहे तो अच्छा है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ अदल बदल नहीं हो रही है। ये एक पार्टी का जाना और दूसरी पार्टी का आना नहीं है। ये एक ऐसी कोशिश हो रही है कि लोकतंत्र का जो खेल है, ये खेल ही बदल जाए। तो एक अंपायर होता है खेल में, दो टीमें खेलती हैं तो बीच में एक अंपायर होता है। उसका काम ही है कि खेल के समय में जब खेल के बाहर आप जाते हैं तो वो सीटी बजाता है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर वो अंपायर खुद ही खेल में शामिल हो जाए तो खेल क्या होगा। अभी उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि इस बात को हम लोग ज़रा ठीक से समझ लें। कई बार ऐसी गफलत होती है कि पार्टियों के आने जाने की तरह हम इसको देखते हैं, लेकिन ये खेल के नियम ही बदल देने वाला खेल हो रहा है। और अगर ये खेल सफल हुआ तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ और खुद से भी कह रहा हूँ कि शायद बहुत आसान नहीं होगा इस तरह की मीटिंग कर लेना आपके लिए। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है दिल्ली में। 70-75 साल से गांधी शांति प्रतिष्ठान में जो मीटिंगें होती रही हैं, उसमें आज तक कभी नहीं हुआ था कि पुलिस ने आकर पूछा हो कि मीटिंग कौन कर रहा है, कौन बोलने वाला है, विषय क्या है, इसकी जानकारी हमको चाहिए। अब तो जानकारी तक ही बात नहीं है, अब अनुमति लेने की बात नहीं है। तो उसका जो सामना हम कर रहे हैं वो एक अलग सवाल है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि धीरे धीरे चारों बगल से चीज़ें घिर रही हैं और घेर कर एक ऐसी जगह पर ले जाने की कोशिश है जिसमें इस तरह के विमर्श बनते हैं। इसलिए भी आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं
और हम लोग इस वक्त के गवाह बन रहे हैं। मैं यहाँ पकड़ के बुला नहीं लिया गया हूँ, मुझको एक विषय भी दे दिया गया है कि इस विषय पर ही बोलना है। तो अपने बोलने वाला भी सुन लिया है और विषय भी सुन लिया है, उसके बाद मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ। नीचे झुका नीचे करो बस ठीक। गांधी जी के बारे में जब भी बात करता हूँ तो मुझको ज़रा दिक्कत होती है, क्योंकि गांधी जी का संदर्भ जो है वो बहुत अलग है। किसी ने कहा है कि ऐसा इत्तेफाक मुझसे 12 हुआ, ऐसा इत्तेफाक मुझसे 12 हुआ, मैं उनसे मिला हूँ उनका पता पूछता हूँ। तो गांधी जी के बारे में जब भी बात करता हूँ तो करीब करीब ऐसी ही मनस्थिति में मैं रहता हूँ, क्योंकि जो कुछ कहता हूँ उसके लिए गांधी के ही पास जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहाँ से बात की जाए। एक बार मैं जयप्रकाश जी से कह रहा था कि जब मैं उस दौर का इतिहास पढ़ता हूँ तो आप लोगों को गांधी जी की बात समझ में नहीं आती थी। तो बोले बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि गांधी जी जो बातें करते थे उसको समझने में बहुत समय लग जाता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होता था कि हम लोग अपने बारे में, उन्होंने कहा कि मैं मार्क्सवाद पढ़ करके अमेरिका से आया था। दुनिया में मार्क्स पर लिखी हुई अंग्रेजी में कोई ऐसी किताब नहीं होगी जो मैंने पढ़ी नहीं। इसीलिए यहाँ आकर के मेरा सबसे अच्छा रिश्ता जवाहरलाल नेहरू से हुआ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी किताब पढ़कर इंग्लैंड से आए हुए थे। तो हम किताबों के लोग थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता था। हमने उस किताब की बात पर काम कभी नहीं किया था, हमने किताबें पढ़ी थी। ये सामने एक ऐसा आदमी बैठा हुआ था जिसकी बात का कोई रेफरेंस किताब में मिलता ही नहीं था। मार्क्स के साथ सुविधा थी, कोई बात हो तो आप किताब खोल लो, आपको रेफरेंस मिल जाता है, आप समझ जाते हो। फेबियन सोशलिस्टों को पढ़ो तो तुम समाजवाद के बारे में तुमको रेफरेंस मिल जाता है। ये आदमी जो बोलता था इसका रेफरेंस किसी किताब में नहीं मिलता था, तो लगता था कि बकवास करता है, इसका कोई मतलब नहीं। बहुत सालों के बाद मैं इस बात को समझने लगा कि ये आदमी जो कहता है इस पर किताब लिखनी पड़ेगी तो आगे आने वालों को कोई रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि इतनी ओरिजिनल बातें हैं कि किताब के बाहर की बातें। ऐसे ओरिजिनल आदमी के बारे में जब आप बात करते हैं तो ज़रा मुश्किल होती है समझने में, क्योंकि तब आपको खुद को रिविजिट करना पड़ता है बार बार। हमारे भी तो बने हुए परसेप्शन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। गांधी जी के बहुत सारे शब्द हैं, हिंद स्वराज। अब हिंद स्वराज क्या है? भारत के बारे में ही बात हो रही है, भारत के स्वराज के बारे में बात हो रही है। तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया तो लिख दिया होम रूल। तो दुनिया भर के लिए जो लोग भी स्वशासन की बात सोचते हैं वो दुनिया के किसी कोने में हो, हिंद स्वराज उनके लिए रेलेवेंट है। तो जब तक आप इस तरह से संदर्भ को नहीं समझेंगे, गांधी को समझने में थोड़ा मुश्किल रहती है। गांधी जी ने जितना कुछ लिखा है, कहा है, बोला है, ये और भी एक बात आपसे कर दूं मैं कि गांधी जी ने लिखा बहुत कम है। पूरी जिंदगी में 4 से 5 किताबें गांधी जी ने लिखी हैं, और उसको भी किताबों के लिखने वाले लोग कितनी किताब मानेंगे मैं नहीं जानता हूँ।
छोटी छोटी बुकलेट जिसको कहते हैं, जो सबसे चर्चित और ऐतिहासिक किताब मानी जाती है, हिंदू स्वराज्य। वो कुल मिला के 30-35 पेज की बुकलेट। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते हुए पानी के जहाज पर बैठकर सीधे हाथ से गुजराती में लिखी। तो हम पढ़े लिखे लोगों को तो यही समझ में नहीं पहले आता है कि अंग्रेजी के अलावा भी अकल की बात किसी भाषा में होती है क्या। वो आदमी गुजराती में लिखता है, दायां हाथ थक जाता है तो बाएं हाथ से लिखता है, और 3-4 दिन के अंदर वो 35 पेज की जो किताब है वो तैयार कर देता है। और लिखता है कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, कुछ भीतर है जो इस तरह से उबल रहा है कि इसको लिखे बगैर मैं रह नहीं सकता। तब बुकलेट दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिखा हूँ उन्होंने। लिखा कि इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे अलावा ये कोई लिख नहीं सकेगा, इसलिए एक किताब थोड़ी मोटी सी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास उनकी लिखी हुई है। आत्मकथा आप जानते हैं लिखी है, जो करीब 1920-21 में आकर बन गई। कभी इसके आगे जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे मेरा जीवन खुली हुई किताब की तरह है, सबको मालूम है कि क्या है। जहाँ तक नहीं मालूम था वहाँ तक लिख दिया। तो एक अधूरी सी आत्मकथा है जो उन्होंने लिखी है। एक छोटी सी किताब है स्वास्थ्य की कुंजी, की टू हेल्थ, जिसमें उन्होंने अपने प्राकृतिक चिकित्सा के जो अनुभव हैं उसको दर्ज किया है। वो भी समझता हूँ 30-40 किताब है। और एक रचनात्मक कार्यक्रम है, वो भी 20-25-30 पेज की किताब है। इसके अलावा गांधी जी ने कोई किताब नहीं लिखी। तो एक बड़ा दार्शनिक होने के लिए, एक बड़ा लेखक होने के लिए मैं देखता हूँ लेखकों के परिचय में एक सूची छपती है, प्रकाशित कृतियाँ और क्या क्या वगैरह। गांधी के पास ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद गांधी का जो कुछ भी साहित्य है वो उनका बोला हुआ, पत्रों में लिखा हुआ, प्रेस को दिया हुआ बयान, अपने जो 5-6 अखबार वो निकालते थे उन 5-6 अखबारों में लिखा हुआ लेख, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया तो करीब 550 पेज का एक खंड, ऐसे 125 खंड तैयार हुआ, जिसको संपूर्ण गांधी वानों में, या अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी। उसका एक खंड अभी कुछ दिन पहले भी प्रकाशित हुआ है। यानी बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो शामिल नहीं हुई हैं। तो आप सोच कर देखिए कि 50, 500, 550 पेज का एक खंड हो और ऐसे 125 खंड हो और वो भी पूरे नहीं हुए हैं, तो कितना विपुल कुछ लिखा गया है। उसका जो गुजराती में अनुवाद हुआ है, उस कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का जो गुजराती अनुवाद हुआ है, उसका नाम ऐसा है कि मैं मुग्ध हो गया उसको। उसका नाम रखा है उन लोगों ने गांधी जी नो अक्षर देह। कितना मार्मिक और कितना अर्थपूर्ण नाम है। जो गांधी जी थे वो तो 30 जनवरी को मार दिए गए। अब फिर क्या बचा? किसी के भी मर जाने के बाद क्या बचता है? कुछ स्मृतियाँ बच जाती हैं, कुछ संस्मरण रह जाते हैं, कुछ बातें रह जाती हैं। ये कहता है कि नहीं, अक्षर देह गांधी जी की बची, ये स्मृतियाँ और घटनाएं नहीं हैं, पूरे के पूरे सदैव गांधी हैं अपने अक्षरों में। अक्षर देह है गांधी की। और फिर गांधी का ही वाक्य इसमें जोड़ लीजिए तो उन्होंने कहा, मैं इतनी आसानी से चुप नहीं होऊंगा, अपनी कब्र में से भी बोलता रहा। यानी वो अक्षर देह जो है वो शांत हो जाने के लिए नहीं है, वो बोलती रहेगी, तब तक बोलती रहेगी जब तक तुम्हारे तक पहुंच नहीं जाए, क्योंकि सत्य नहीं है, सत्याग्रह है, बात तुम तक पहुंचा देनी है।
उनकी जो छवि है गांधी जी की, बड़ी नरम सी, अभी कह रहे थे राकेश जी की वैश्या और बांझ, इतना कठोर शब्द तो गांधी जी ने कभी दूसरा कहीं इस्तेमाल नहीं किया। मैं देखता हूँ कि इतने कठोर तरीके से गांधी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कि उस बराबर की कठोरता आपको खोजते हुए नहीं मिले। उसमें उदंडता नहीं है, किसी की अवमानना और अपमान भी नहीं है, लेकिन जैसे चाकू की धार होती है वैसी धार है उसमें। लग जाए तो निशान छोड़े बगैर जाती नहीं है। बहुत कुछ हीरे की तरह बड़ा ही चमकीला और आकर्षक दिखता है, लेकिन इतना कठोर होता है कि आप उसका दूसरा कुछ इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। आप ऐसे ही सोच कर देखिए कि जो आदमी 70-75 साल पहले हमने मार दिया, ठिकाने से निशाने से 3 गोली मारी थी, बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। वो 75 साल पहले मरा हुआ आदमी ये बार बार हमारे विमर्श में आज क्यों उपस्थित है? ये कहानी तो खत्म हो जानी चाहिए थी 75 साल पहले ही। हम सब की खत्म होगी, हर इंसान की खत्म होती है। ये कौन सा आदमी है जो मर जाने के बाद पहले से ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, पहले से ज़्यादा सब जगह उपस्थिति इसकी नजर आती है? तो कुछ बात तो है, मर के भी जो न मरे उसकी बात तो कुछ समझनी पड़ती है। मैं कहता हूँ कि गांधी जैसे आदमी के साथ असहमति प्रकट करने के लिए भी बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। बहुत आसानी से तुम उसको खाली ही नहीं कर सकता। हर समय जैसे अगल बगल बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कल ही तो गांधी जी से बात करके आज आपको बता रहा हूँ। इतनी जीवंत सी उपस्थिति है। तो जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार, वैसी बात है। और अक्षर जो है वो अविनाशी हो जाते हैं जब सत्य के साथ जुड़ जाते हैं। अक्षर तो हम सबके पास हैं, जोड़कर हम सब लिखते ही रहते हैं, लेकिन जब तक उन अक्षरों के साथ सत्य का मेल नहीं होता है तब तक उन अक्षरों में जीवन नहीं आता है। गांधी सत्य और अक्षर के बीच में जो दूरी है उसको सत्याग्रह से भरते हैं। यानी सत्योच्चार और सत्याग्रह दो अलग अलग चीजें हैं। सत्य बोलना और सत्य बोलने का आग्रह करना, और आग्रह जहां तुम शामिल करते हो यानी तुम दूसरे को उसमें शामिल कर लेते हो कि ये सत्य जो कह रहा हूं इसके साथ तुम्हारा भी रिश्ता है, तुमको भी इसके साथ जुड़ना है। और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक सत्याग्रह पूरा नहीं होगा। आप पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। तो सत्योच्चार की जो परंपरा है उससे गांधी अलग निकल है। वो कहते हैं सिर्फ बोलते रहने से होगा नहीं, करना पड़ेगा और करने में दूसरे को शरीक करना पड़ेगा, तब सत्याग्रह की प्रक्रिया पूरी होती है। अंग्रेजों का राज कैसा है तो गांधी ने लिख दिया दिस इज अ सैटनिक गवर्नमेंट। शैतानी सरकार है यह, बाकी कुछ नहीं का। और ये एक शब्द ऐसा चिपका कि पूरे समय राज इस शब्द को छुड़ाने में ही लगा हुआ है। एक ही शब्द का है, बहुत ही मारक और घातक शब्द है। तुम्हारा राज्य शैतानों का राज्य है। इसमें किसी घृणा का सवाल नहीं है, किसी तरह का गुस्सा भी नहीं है। जो है उसको कहने के लिए एक शब्द सामने रखते। आपने किसी ने देखा होगा, आप लोग खोजिएगा भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जवाहरलाल पहली बार
कॉमनवेल्थ में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए हैं, तो दुनिया के 4 बड़े पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो गोदी मीडिया वाले नहीं हैं। ऐसे पत्रकार हैं जिनके सामने लोग बैठने से घबराते हैं। तो उसमें एक पत्रकार उनसे पूछता है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एक बात समझाइए कि आप इस कॉमनवेल्थ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। कॉमनवेल्थ यानी वो लोग जिन्होंने 67 साल तक आपकी गुलामी आपको रखी है, कितने सारे अन्याय के अंदर आप रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप लोगों की बात में उसका जरा भी गुस्सा नहीं दिखाई देता है, कोई क्रोध, कोई शिकायत, इतनी सहजता कैसे आप लोगों की हो जाती है? तो जवाहरलाल जी कहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने गांधी नाम के आदमी के साथ काम किया। इसके आगे उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि इससे आप समझ लो कि क्यों हमारे बीच अंदर इतनी कटुता नहीं है। एक तरफ से सेकेंडरी गवर्नेंस है और दूसरी तरफ ये मनोभाव है कि तुम्हारे साथ निजी कोई दुश्मनी नहीं है। नमक सत्याग्रह के लिए निकल रहे हैं तो कोई कह रहा है कि आपको कैसे ही आशा है कि सत्याग्रह से आप सफलता प्राप्त कर लें? तो कहते हैं बिकॉज आई एम इन द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, नॉट देयर। बस इतना ही कहते हैं। आज की परिस्थिति में मेरा परिस्थिति पर मेरी पकड़ है, उन लोगों की नहीं है, इसलिए मैं सफल हो जाऊंगा। और नमक आंदोलन की कहानी आप सबको मालूम होगी कि नमक आंदोलन से पहले देश में बहुत लंबा एक लल का पीरियड, कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। सब लोग कह रहे हैं गांधी जी को कार्यक्रम दीजिए, कोई कार्यक्रम दीजिए। वो कहते हैं कि मुझको सूझ ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊं, मुझको तो कार्यक्रम वहाँ से मिलते हैं। अब वहाँ किसकी पहुँच है? आपकी होगी तो होगी, हमारी तो है नहीं। तो लोग बैठे हैं और एक दिन अचानक कहते हैं कि नमक बना, तो पूरे देश में हंगामा हुआ, कांग्रेस के भीतर हंगामा हुआ। पिता पुत्र दोनों जेल में थे, दोनों नेहरू। वो खत आप लोग भी खोल कर देखिएगा। एक बड़ा ही तीखा पत्र मोतीलाल जी ने लिखा है गांधी जी को, और लिखा है कि यही नमक मिला आपको। मुझको तो लगता है गलत आदमी को हम लोगों ने नेता चुन दिया, जिसको ये मालूम भी नहीं है कि संघर्ष आगे कैसे बढ़ाया जाता है। नमक से कोई आज़ादी मिलने वाली है? नमक बनाकर क्या होगा? तो गांधी जी उनको पोस्ट कार्ड लिखकर भेजते हैं और लिखते हैं बना कर देखो, बस इतना ही। तो इलाहाबाद में चौराहे पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाई गई, उसमें पानी समुद्र का डाला गया और मोतीलाल नेहरू अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचे। एक चांदी का चम्मच रखा गया था पानी हिलाने के लिए, और गाड़ी से उतर कर वो जैसे ही बढ़े नमक बनाने के लिए, पुलिस ने उनको अरेस्ट वारंट दे दिया और वहीं से पकड़कर उनको नैनी जेल भेज दिया। नैनी जेल पहुँचकर उन्होंने सुप्रीटेंडेंट से कहा एक तार भेज रहे हैं। गांधी जी को एक तार लिखा वहाँ पहुँचते ही, लिखा उसमें बनाने से पहले ही देख लिया। यहाँ से ही आंदोलन चला है, यानी किसी को भी भरोसा नहीं है कि इस आंदोलन में से कोई बड़ी बात निकलने वाली है। एक गांधी को ही मालूम है कि इसमें से क्या पैदा होने वाला है। क्यों ऐसा उनको महसूस हुआ? क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अभी सिचुएशन मेरी मुट्ठी में है, मैं जिधर घुमाऊंगा ये परिस्थिति उधर घूमने वाली है। उनके हाथ में भी वो ताकत नहीं है, इसीलिए इस आंदोलन की सफलता निश्चित है। किसी ने पूछा इस संघर्ष में दुनिया से क्या अपेक्षा है? तो एक कागज पड़ा था, उस कागज को उठा करके उस पर लिख दिया कि आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी,
आप शब्दों को मान कीजिए। आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ माइट अगेंस्ट राइट। और पत्रकार को दीजिए, सारी दुनिया में ये बात फैली। इट इज ए फाइट बिटवीन माइट एंड राइट। एक तरफ साम्राज्य की ताकत है और दूसरी तरफ सत्य की ताकत है। इन दोनों के बीच के इस युद्ध में मैं दुनिया भर की सहानुभूति चाहता हूँ। काले गोरे, देश विदेश सबको एक ही लाइन में खत्म कर दिया। दुनिया भर के समर्थन चाहता हूँ। सच और सत्ता के बीच के युद्ध। कितनी ताकत है इसके पीछे, और वो ताकत बड़बोले की ताकत नहीं है। इसके पीछे जीवन की साधना की ताकत है। तो गांधी घटना नहीं है, कोई चीज घटित हो गई थी, एक बहुत बड़ा आदमी आ गया था। ऐसे बड़े लोग दुनिया के इतिहास में बहुत सारे हैं। गांधी अकेले हैं इसलिए कि गांधी किसी घटना से पैदा नहीं हुए हैं, एक बड़े प्रवाह में से गांधी पैदा हुए। मैं कभी कभी महसूस करता हूँ, कहता भी हूँ मैं, कि भारत में एक धारा बह रही थी। जिस धारा को गांधी तक ही पहुंचना था, अगर वो नहीं पहुंचती तो अधूरी रह जाती। गांधी उस धारा के प्रतिनिधि हैं, उस धारा की पैदावार है। उस धारा को जब तक हम लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए मुश्किल होगी इस बात को समझना। तो जब हम कहते हैं गांधी और लोकतंत्र, तो उसका एक अलग मतलब होता है। और जैसा विषय रखा आपने कि गांधी का लोकतंत्र, तो बिल्कुल एक अलग बात। इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है। जिस बात का जिक्र किया आपने कि हिंदू स्वराज्य में कहा उन्होंने, बांझ और वेश्या शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, और किसी ने इसका ऑब्जेक्शन भी उठाया है कि महिला ने ही गांधी जी को लिखा कि आप ऐसा शब्द अगर इस्तेमाल करते हैं तो पूरी जाति के लिए आप एक बात कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ और मुझको भी इस बात का एहसास है, लेकिन इससे अच्छा कोई शब्द मुझको मिल नहीं रहा है जिससे मैं उसको अभिव्यक्त कर सकूं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर जब उसका दूसरा एडिशन बना तो उन्होंने लिखा कि मैं पूरा एडिशन दे गया हूँ, इसमें से एक शब्द भी मैं बदलना नहीं चाहता। लेकिन जब हम लोग इसको कोड करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि वो ये शब्द डेमोक्रेसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो ये शब्द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो संसदीय लोकतंत्र, राजतंत्र को पार करके हम पहुंचे जिस जगह पर, जिसकी चमक और आभा से सारी दुनिया अचंभित थी कि क्या बात हाथ में आई है कि लोग मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि सरकार चलाता है। उस चकाचौंध के बीच में से ये आदमी खड़ा होता है और कहता है कि झूठी चमक तुम देख रहे हो, ये चमक है नहीं। ये तो वही लोग हैं जो पहले दरबार में बैठते थे, अब पार्लियामेंट में बैठते। फर्क नहीं आया है। इसको समझाने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इन दो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। वो कहते हैं वो बांझ इसलिए है कि तब तक वो कोई काम करती नहीं है जब तक बाहरी दबाव से वो परेशान नहीं है। अपने इनिशिएटिव से कोई भी मंगलकारी काम सरकार नहीं करती है। क्यों नहीं करते हैं? तो कहते हैं कि इसलिए कि ये जो 200, 300, 400 जो भी आपकी पार्लियामेंट की संख्या होगी और उसमें जो भी बहुमत होगा, वो कहते हैं जो प्रधानमंत्री नाम का आदमी है, इसकी सारी अकल तो अपने बहुमत को टिकाए रखने में लगी हुई है। ये कल्याण क्या करेगा? ये जो शब्द आपने कहा, इससे भी कठोर शब्द आगे कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नाम का आदमी है, ये देशभक्त होता है, ये मानने से मैं इनकार करता हूँ। आप सोच के देखिए, आपको प्रधानमंत्री कर गया है, उस कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी आदमी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, तो कहते वो देशभक्त नहीं।
इसलिए कि उसकी पूरी ताकत इस बात पर लगी हुई है कि ये जो 200 लोग हैं इनको अपने शिविर में कैसे रखें, और जो 2-4-10 आवाज़ें उठती हैं असहमति की उनको अपने साथ करते हैं। इसी लोग कहते हैं ये जो भारत रत्न बनाते हो, जो पद्मश्री बांटते हो, ये व्यक्ति की विशेषताओं को नहीं देखते हो, आवाज़ों को कैसे अपने साथ करना है, इसकी उक्ति है जिसके लिए काम किया जाता है। अब अलंकरणों का ऐसा इस्तेमाल हो सकता है, ये 100 साल पहले वो देख रहे हैं, हम लोग बड़ा दुखी, बहुत खुशी की बात आपको पद्मश्री मिल गया। ये नहीं कहते हैं कि आप भी भेड़ों के बाड़े में शामिल कर लिए। तो गांधी जब लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं तो इन दो का फर्क करने की कोशिश कीजिए, समझिए। आज़ादी मिली है और जवाहरलाल जी से भी पूछते हैं कि क्यों जवाहर अब कांग्रेस का क्या होगा, तो जवाहरलाल जी कहते हैं अब कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं, कांग्रेस को खत्म नहीं होना है, कांग्रेस को तो बचा कर रखना है। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो साथ में मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि जो आखिरी ड्राफ्ट लिखा उन्होंने अपने जीवन में 29 जनवरी की रात में, जो आखिरी बात लिखी उन्होंने, और लिख करके प्यारेलाल को बुलाकर कहा कि ये कागज देखो, इसमें स्पेलिंग वर्ड की गलती हो तो जरा सुधार लेना, मेरा सर फटा जा रहा है, मैं इसको दोबारा देख नहीं पाऊंगा। जिसको हम लोग अब गांधी जी का आखिरी वसीयतनामा है, उसमें लिखा उन्होंने कि अब आज़ादी की लड़ाई पूरी हो गई है, कांग्रेस का काम समाप्त हो गया, अब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। अब कांग्रेस नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों को या दूसरे किसी को भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना हो तो अपनी नई पार्टी बना लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस के नाम से कोई पार्टी नहीं। और साथ में दूसरी बात भी कहती कि अब मैं एक नया संगठन बनाने जा रहा हूँ। आप तारीख ध्यान में रखिएगा, 29 जनवरी 1948 की रात की बात कर रहा हूँ। 30 जनवरी को गोली मारी गई। उस दिन कहते हैं मैं एक नया संगठन बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लोक सेवक संघ। ये लोक सेवक संघ क्या क्या करेगा उसकी लिस्ट बनानी। आप देखेंगे तो 12 पॉइंट दिए हैं कि ये जो लोक सेवक संघ बनेगा वो ये 12 काम करेगा। उसमें एक काम ये भी है कि ये जो लोक सेवक संघ का सदस्य होगा वो अपने गांव में वोटर लिस्ट को बनाने का और फाइनल करने का काम है। आज हम लोग वोटर लिस्ट को लेकर बढ़ रहे हैं और वोटर लिस्ट में तमाम तरह की बातें हम लोग उठा रहे हैं। इस आदमी ने उस समय देख लिया था कि वोटर लिस्ट नाम का जो डॉक्यूमेंट है ये आगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा अंगीकारने वाला है। इसलिए इसके ऊपर सरकार का नहीं लोगों का अंकुश होना। इसलिए किसका नाम रहेगा, किसका नाम कटेगा, कौन जिंदा है, कौन चला गया, ये सारा गांव में बैठा हुआ लोक सेवक संघ का जो आदमी है वही तय करेगा और उसकी बनाई हुई लिस्ट को ही इलेक्शन कमीशन को मान्य करेगा। ऐसी एक व्यवस्था उनके मन में है। अब ये दो चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए कि जवाहरलाल से कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम नहीं मानते, कांग्रेस को रहनी चाहिए, और यहाँ लिख रहे हैं खुद ही कि कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। किसी को कंट्राडिक्शन दिखेगा इसमें, और वो खुद ही कह रहे हैं कि अगर मेरी दो बातों में तुमको कुछ विरोधाभास दिखे तो मैंने आखिर में जो कहा है उसको सही मानना, पिछली बात भूल जाना। अगर वो माने तो फिर पिछली बात भूल जाएंगे और जो उन्होंने 29 तारीख की रात में लिखा उसको सही मानना। लेकिन साथ में उसके साथ एक वाक्य और भी कहा कि ये कंट्राडिक्शन दो बातों में कहने की जो बात है वो तुमको कभी मिलेगी नहीं। हम लोग भी अधूरा उसको बार बार कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि पहली बात को दूसरी बात को मानना, उन्होंने कहा ऐसा कभी होगा नहीं। उसके पीछे क्या होगा, यहाँ वो फर्क करते हैं। जवाहरलाल को समझाते हैं कि कांग्रेस एक फिलॉसफी है, कांग्रेस के जो मूल्य हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे।
कांग्रेस संगठन जो है वो अपने आप में खत्म भी होगा, नया भी बनेगा, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं। उस कांग्रेस को विसर्जित कर दो। लेकिन जो लोक सेवक संघ बनेगा उसमें वही सारे मूल्य दाखिल करेंगे जो मूल्य कांग्रेस में थे। यानी मूल्य जो है वो स्थायी है, ये ढांचा जो है तो बनता है। इस बात को अगर हम लोग समझें तो कांग्रेस के बारे में उनके मन में क्या कल्पना है, कांग्रेस को किस नज़र से देखते हैं, वो समझना आसान है। उसी तरह से लोकतंत्र को वो किस नज़र से देखते हैं, ये समझना आसान हो जाता है जब हम इन दोनों का फर्क देखते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाएं क्या क्या हो सकती हैं? आपने बहुमत और लोकमत अल्पमत का जो हिसाब किया है, यानी 49 और 51 के बीच में जो आपने भेद बनाया है कि 49 जिसको समर्थन देता है वो अल्पमत में है और 51 जिसको समर्थन देता है वो बहुमत में है, तो समाज दो टुकड़े में आप बांट देते हैं। और वो टुकड़ा छोटा नहीं है, एक तरफ 49 लोग हैं और एक तरफ 51 लोग हैं। आप कहते हो 51 लोग जो है वो जीत गए, 49 लोग हार गए। तो कहते हैं ये समाज को वर्टिकल तोड़ दे रहा है। इस दर्शन में ही समाज को तोड़ देने की गुंजाइश नहीं है। तोड़ने की लाइनें बहुत सारी हो सकती हैं। अब तो हम कहाँ पहुँच गए हैं तोड़ते तोड़ते। कितनी जगह से तोड़ सकते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उपजाति के नाम पर, हर जगह तोड़ने की गुंजाइश बनी हुई है। और कितना आसान है तोड़ना, वो भी हम देख रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो पूरी दर्शन है, इस दर्शन में ही समाज को कमजोर कर देने की जड़ छिपी हुई है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र से आगे निकलने की जरूरत है। तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या? अगर ये 49 और 51 का खेल है तो बहुत भद्दा खेल है भाई। वो कहते हैं ये जीवन शैली है, ये जीने का तरीका है। सबको साथ में लेकर कैसे चलें, इसकी कला को लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए सबको जोड़ना है। सबको जोड़ने की बात कहाँ से आई है उनके दिमाग में? मैंने कहा ना, इस प्रवाह को समझने की जरूरत है। ये 18-19 साल का लड़का जब इंग्लैंड पहुंचता है, मोहनदास करमचंद गांधी नाम का, तो इसको कुछ भी पता नहीं है अपना देश क्या है, अपनी परंपरा क्या है, क्या कुछ भी मालूम नहीं। उसने गीता भी कभी पढ़ी नहीं है। और यहाँ एक ऐसे देश में पहुँच गया है जहाँ देखता है कि हर शुक्रवार को मास में लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं, लाइन लग जाती है चर्च में जाने की। इन सब के हाथ में एक किताब है। तो उस लड़के के मन में सवाल उठता है कि इन सब के पास एक किताब है, मेरे पास क्या है, हमारी जड़ कहाँ है? तो उसको ध्यान आता है कि उसकी माँ ने जाते समय उसको एक किताब भी दी थी। वो किताब निकालता है, वो गीता है। पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी को गीता लेकर हाथ में हम इंग्लैंड में देखते, उससे पहले उसने गीता नहीं। और उसके 2 क्रिश्चियन दोस्त हैं, वो उससे कहते हैं कि भाई जरा गीता समझाओ हमको। तो बड़ा शर्मिंदा होता है लड़का कि भाई हमने खुद ही नहीं पढ़ी और ये लोग गीता समझना चाहते हैं। तब उसने पहली बार गीता पढ़ी और अपने क्रिश्चियन दोस्तों के प्रभाव में आकर के बाइबिल पढ़ी है, कुरान पढ़ा है। गांधी ने ये तीनों ग्रंथ इंग्लैंड में एक साथ पढ़े हैं। इससे पहले इन तीनों से उनका कोई परिचय नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी या आप शायद सही कंटेक्स्ट समझ सकेंगे कि ईसाई लोग इस बात की कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह गांधी धर्म परिवर्तन करके ईसाई हो गए, क्योंकि वैसा सच्चा आदमी किसी भी धर्म में मिलता नहीं है। अच्छा और सच्चा आदमी हमेशा अल्पमत में। तो ईसाइयों को भी पता है कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो ईसा के प्रवचनों को या बाइबिल को इस तरह जीने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? तो इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। बड़ी दिलचस्प कहानी है वो, कैसे कैसे उनको कन्वर्ट कराने की तरफ ले जाते हैं। और फिर इस्लाम के लोग कोशिश करते हैं कि मुसलमान बन जाए। ये मस्जिद में जाते हैं, उनके साथ नमाज में शामिल होते हैं।
कुरान पाठ करना सीखते हैं। तो उनको भी लगता है कि भाई इतना अच्छा आदमी अगर हमारे साथ आ जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन गांधी इन दोनों कोशिशों में फंसते नहीं। तब तक महात्मा गांधी नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी है। वो कहते हैं कि सबको पढ़कर मुझको लगा कि ये तीनों ग्रंथ जो हैं ये ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग संदर्भों में बात तो करते हैं, लेकिन बात एक ही करते हैं। इनकी भाषा अलग है क्योंकि अलग जगह से पैदा हुआ है, अलग जगह पर से इनका उद्भव हुआ है, लेकिन ये सब बात एक ही कह रहे हैं। तो सारे धर्म अगर एक ही बात कह रहे हैं तो इस धर्म से उस धर्म में जाने से क्या होने वाला है? तब एक बहुत गहरी बात वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, धर्म में परिवर्तन करने की जरूरत है। और ये धर्म में परिवर्तन सबको करने की जरूरत है। ये धर्म अच्छा है और वो धर्म बुरा है और वो कम बुरा है, कहते हैं विभाजन गलत है। इंसान ने सारे धर्म बनाए हैं, कोई धर्म ऊपर से पैदा नहीं हुआ है, ना आसमान से उतरा है, न किसी किताब में से निकला है। इंसान ने अपने वक्त की ज़रूरत के हिसाब से धर्म का आविष्कार किया। धर्म का मतलब क्या है? धर्म मतलब धारण करना, किसी चीज़ को संभाल लेना, संजो लेना। तो अपने वक्त के समाज को संभाल लेने की व्यवस्था बनाना एक नए धर्म की परिकल्पना है। समाज बदलता है, समाज बड़ा होता है, समाज की आकांक्षाएं बदलती हैं। तब जिसको तुमने धारण करने के लिए बनाया था वो छोटा पड़ जाता है, वो पर्याप्त नहीं हो पाता। तो तुमको एक नई परिकल्पना करनी पड़ती है, उससे बड़ी कोई परिकल्पना करनी पड़ती है, तो एक दूसरा धर्म सामने आ जाता है। बिल्कुल सामान्य तरह से अगर आप समझना चाहें तो एक छोटे बच्चे को, जो आपका ही बेटा था, 5 साल का था उस समय, जो शर्ट आपने उसको पहनाई थी, अब वो 22 साल का है, अब उसी शर्ट को आप उसको पहनाना चाहेंगे तो क्या होगा? या तो शर्ट फटेगी या उस बेचारे को काट छाट करके शर्ट के बराबर बनाना पड़ेगा। तो टोपी के नाप का सर बनाओ